नमस्ते और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसका टाइटल ही मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। किताब का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब खुद बने रहने की आदत को तोड़ना। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे रहो। बिल्कुल। पर ये किताब कहती है कि शायद आपका आप होना ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसके लेखक हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। और मुझे लगता है यही बात इस किताब को हजारों सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करती है। अच्छा, कैसे? ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि यह दिमाग और शरीर के विज्ञान पर आधारित है। डॉक्टर डिस्पेंजा का तर्क है कि जिसे हम अपनी पर्सनालिटी कहते हैं ना, हाँ। वो असल में सिर्फ कुछ सोची समझी आदतों, भावनाओं और विश्वासों का एक सेट है, एक पैटर्न है जिसे हम रोज दोहराते हैं। ओके। और अच्छी खबर ये है कि किसी भी आदत की तरह इसे भी तोड़ा और बदला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी में अगर कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, रिश्ते हों या करियर, तो उसका कारण शायद हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी खुद बने रहने की आदत है। एकदम सही। ये किताब इसी आदत के पीछे का विज्ञान समझाती है और फिर उससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। तो ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे हिसाब से ये किताब उन लोगों के लिए खजाने की तरह है जो बदलाव तो चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। जो स्टक फील कर रहे हैं। हाँ, जो ये मानते हैं कि उनकी सोच में कोई गड़बड़ है पर उस सोच को बदलने का तरीका नहीं जानते। ये किताब कहती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा। जब तक आप अपने होने के तरीके को, मतलब अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं बदलते। तो चलिए इसी आइडिया की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो किताब का जो सबसे पहला और बड़ा आइडिया है वो क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है। अब जैसे ये शब्द आता है, ज्यादातर लोग, मतलब मैं भी, थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये होता है। पर डॉक्टर डिस्पेंजा इसे बहुत सरल तरीके से समझाती हैं। ओके। सोचिए कि हम सब एक अदृश्य ऊर्जा और सूचना के समंदर में तैर रहे हैं। ठीक है। इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। इस समुंदर में हर तरह की संभावना मौजूद है। एक सेहतमंद आप, एक अमीर आप, एक खुश आप, सब कुछ। हर पॉसिबिलिटी। हाँ, हर पॉसिबिलिटी। अब सवाल ये है कि इन अनगिनत संभावनाओं में से कौन सी हकीकत बनेगी? हाँ, ये जरूरी सवाल है। यहीं पर ऑब्जर्वर इफेक्ट काम आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, आपकी ऊर्जा वहीं बहने लगती है और आप उसे अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं। मतलब जहाँ ध्यान वहीं ऊर्जा। ये तो सुना हुआ लगता है। इसमें नया क्या है? नया है इसके पीछे का मैकेनिज्म। डॉक्टर डिस्पेंजा कहती हैं कि सिर्फ ध्यान या सोच काफी नहीं है। आपके विचार एक इलेक्ट्रिक चार्ज भेजते हैं और आपकी भावनाएं, मतलब इमोशंस, एक मैग्नेटिक चार्ज। ओह, विचार और भावनाएं दोनों? हाँ, दोनों। जब ये दोनों मिलते हैं, यानी एक साफ इरादे वाली सोच और एक गहरी ऊंची भावना, तो आप एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, या कह सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। एक फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो की होती है। बिल्कुल। ये रेडियो वाला उदाहरण कमाल का है। जैसे रेडियो में एक खास फ्रीक्वेंसी सेट करने पर एक खास गाना बजता है, वैसे ही आपकी सेट की हुई फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड में मौजूद अनगिनत संभावनाओं में से उस एक संभावना को पकड़कर हकीकत में बदल देती है जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। वाह! मतलब अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से, मतलब दिल से गरीबी और कमी महसूस करता हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। और मैं कभी अमीर बनने वाली संभावना को अपनी ओर नहीं खींच पाऊंगा। एग्जैक्टली। आपकी सोच और आपकी भावना एक सीध में, एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर असली मुश्किल आती है। कहाँ पर? किताब बताती है कि हम 3 चीजों के गुलाम हैं जो हमें बदलने से रोकती हैं। हमारा वातावरण, हमारा शरीर और समय। अच्छा, ये 3 चीजें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारा वातावरण यानी हमारा एनवायरनमेंट, वो हमें कैसे रोकता है? हमारा दिमाग हमारे अतीत का, हमारे पास्ट का एक रिकॉर्ड है। सोचिए, हम रोज सुबह उठते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, उसी रास्ते से ऑफिस जाते हैं, वही काम करते हैं। एक ही रूटीन। हाँ, एक ही रूटीन। ये सब हमारे दिमाग में न्यूरल सर्किट, मतलब एक तरह के पक्के रास्ते बना देता है। जब कोई बाहरी चीज, जैसे कोई खास व्यक्ति या कोई गाना हमारे सामने आता है, तो वो दिमाग में एक बटन दबा देता है
और एक ऑटोमेटिक सोच शुरू हो जाती है। एक रिएक्शन। हाँ, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। जब तक आप अपने वातावरण की चीजों पर रिएक्ट करते रहेंगे, आपका दिमाग वही पुराने सर्किट चलाता रहेगा और आप कभी नहीं बदलेंगे। बदलने का मतलब है अपने वातावरण से बड़ा सोचना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोज सुबह उठकर अनजाने में अपने अतीत को ही फिर से जी रहे हैं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ी डरावनी सोच है। और ये शरीर के स्तर पर और भी गहरा हो जाता है। किताब का शायद सबसे चौंकाने वाला दावा यही है कि असली लड़ाई दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से है। शरीर से? वो कैसे? हर सोच एक केमिकल पैदा करती है। जब आप बार बार गुस्सा, डर या उदासी वाली सोच रखते हैं तो आपका शरीर उन केमिकल्स का आदी हो जाता है। आदी? जैसे किसी नशे का। एक मिनट, आप कह रही हैं कि हमारे शरीर को नेगेटिव भावनाओं की लत लग सकती है? हाँ बिल्कुल। शरीर उन भावनाओं को महसूस करने का इतना आदी हो जाता है कि अगर आप कुछ देर तक नेगेटिव महसूस न करें तो शरीर का सेल्यूलर सिस्टम दिमाग को सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल? कि भाई बहुत देर हो गई, मुझे मेरा केमिकल डोज चाहिए। और फिर दिमाग कोई पुरानी बुरी याद या भविष्य की चिंता पैदा कर देता है ताकि वो भावना फिर से महसूस हो और शरीर को उसका फिक्स मिल जाए। अरे बाप रे। इस पॉइंट पर शरीर ही दिमाग बन जाता है। हमारा 95% व्यवहार अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस होता है जो शरीर से चलता है। और यहीं पे वो एपिजेनेटिक्स वाली बात आती है। हाँ, एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत यही कहता है कि हम अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं। माहौल और हमारी भावनाएं असल में हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। ये तो कमाल की बात है। तो मन बदलना चाहता है, हाँ, पर शरीर अपनी पुरानी केमिकल स्टेट में रहना चाहता है। बिल्कुल। और तीसरी चीज थी समय। हाँ, ये हमें कैसे बांधता है? हम या तो अतीत की जानी पहचानी यादों में जीते हैं, हाँ, या भविष्य की वैसी ही चिंता में। हमारा शरीर वर्तमान में नहीं जी रहा होता। सही बात है। वो या तो अतीत के अपराध बोध या भविष्य के डर की भावनाओं को बार बार महसूस कर रहा होता है। लेकिन क्वांटम फील्ड में सारी संभावनाएं सिर्फ वर्तमान क्षण में मौजूद होती हैं। जब तक हम अतीत और भविष्य की पकड़ से खुद को आजाद करके वर्तमान में नहीं आते, हम कुछ नया नहीं बना सकते। तो ये सब हमें दो तरह के मोड्स पर लाता है, सर्वाइवल और क्रिएशन। हाँ, सर्वाइवल मोड बनाम क्रिएशन मोड। सर्वाइवल मोड तनाव का मोड है, स्ट्रेस का मोड, जहाँ हमारा पूरा ध्यान शरीर पर होता है। कहीं मुझे चोट न लग जाए। हाँ, या वातावरण पर, यहाँ खतरा है, या समय पर, मेरे पास वक्त नहीं है। इसमें हम स्वार्थी हो जाते हैं। और क्रिएशन मोड? किताब में इसके लिए कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी पहचान किसी व्यक्ति, मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी वस्तु, मेरे पास ये कार है, या किसी जगह, मैं इस शहर में रहता हूँ, से नहीं जोड़ते। ओके। आप सिर्फ एक शुद्ध चेतना है, एक प्योर कॉन्शियसनेस। सोचिए, जब आप किसी समस्या में नहीं उलझे होते, किसी की याद में नहीं खोए होते, तब आपका दिमाग कैसा शांत और संभावनाओं से भरा होता है। बिल्कुल। जब आप अपने शरीर, अपने माहौल और समय की पकड़ से आजाद होते हैं, वही है क्रिएशन मोड। उस अवस्था में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो पहले इससे में हमने विज्ञान की मदद से ये समझा कि हम कैसे और क्यों अपनी ही आदतों में फंसे हुए हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा निराशाजनक भी लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो सवाल उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर किताब का दूसरा हिस्सा काम आता है, जो दिमाग को एक औजार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा थिंकिंग, डूइंग और बीइंग की बात करती हैं। थिंकिंग, डूइंग, बीइंग। हाँ, हम पहले कुछ सीखते हैं, यानी सोचते हैं। थिंकिंग। फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं, यानी करते हैं। डूइंग। और जब हम उसे इतनी बार कर लेते हैं कि वो हमारी आदत बन जाए, तो वो हमारे होने का हिस्सा बन जाता है। बीइंग। बिल्कुल। जैसे गाड़ी चलाना। सही बात है। अब गाड़ी चलाते हुए सोचना नहीं पड़ता। हाँ। वो ऑटोमेटिक है। हाँ। पर किताब का सबसे दिलचस्प दावा तो ये है कि हम सिर्फ सोचकर ही बीइंग की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मेंटल रिहर्सल के जरिए मुमकिन है। जब आप किसी अनुभव के बारे में इतनी गहराई और भावना से सोचते हैं कि आपके दिमाग के लिए वो कल्पना और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं जो असल में वो काम करने पर बनते हैं। अच्छा। इसका क्लासिक उदाहरण पियानो बजाने वालों पर हुआ प्रयोग है। एक ग्रुप ने असल में पियानो बजाया, दूसरे ने सिर्फ मन में बजाने की प्रैक्टिस की। ओके, सिर्फ मन में? हाँ, सिर्फ मन में। और नतीजा, दोनों ग्रुप्स के दिमाग में लगभग एक जैसे बदलाव आए। एक मिनट, ये मेंटल रिहर्सल वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या सिर्फ सोचने भर से सच में दिमाग में शारीरिक बदलाव आ सकते हैं?
ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दिमाग अनुभव के प्रति रिएक्ट करता है और वो अनुभव असली हो या काल्पनिक, दिमाग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब आप अपने नए भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके साथ जुड़ी खुशी, आज़ादी या प्यार को महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी वैसे ही केमिकल बनाने लगता है मानो वो सब सच में हो रहा हो। तो आप अपने शरीर को भविष्य में जीना सिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है द गैप का। हाँ, द गैप, ये क्या है? द गैप वो खाई है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, मतलब हमारा बाहरी रूप, और जो हम असल में अंदर से महसूस करते हैं, यानी हमारी सच्चाई, उसके बीच होती है। जैसे सोशल मीडिया पर सब करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम सब सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, जबकि अंदर से शायद हम परेशान होते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहती है कि इसी गैप को बनाए रखने में हमारी सारी ऊर्जा चली जाती है। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आपका बाहरी और भीतरी स्व एक हो जाए। तो इस गैप को भरने, मेंटल रिहर्सल करने और शरीर की पुरानी आदतों को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका क्या है? एक ही तरीका है, मेडिटेशन, यानी ध्यान। ध्यान। पर यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना या दिमाग को खाली करना नहीं है। अच्छा। डॉक्टर डिस्पेंजा के लिए ध्यान एक सर्जिकल टूल है, जिससे आप अपने एनालिटिकल दिमाग, जो हर बात पर सवाल करता है, उससे आगे जाकर सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसते हैं, जहां सारी पुरानी प्रोग्रामिंग स्टोर है। हाँ, अगर आप ध्यान में बैठने से पहले जैसे थे, ध्यान के बाद भी वैसे ही उठ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदला है। ध्यान का असली मकसद अनलर्निंग और रीलर्निंग है। तो यहाँ से किताब हमें थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ ले जाती है। जो इसका तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो 4 हफ्तों की मेडिटेशन प्रक्रिया। हाँ, और असली जादू इन्हीं स्टेप्स में छिपा है। तो पहला हफ्ता क्या है? पहला हफ्ता है इंडक्शन। इसका मकसद है शरीर को रिलैक्स करना और दिमाग को अल्फा ब्रेन वेव अवस्था में लाना। इसे ऐसे समझिए कि हमारा चेतन मन एक गेट कीपर की तरह है। एक गार्ड। हाँ, जब तक वो जागा हुआ है, आप अंदर अवचेतन मन के घर में नहीं घुस सकते। अल्फा अवस्था में ये गेट कीपर सो जाता है और आपको अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो पहले हफ्ते में हमने दरवाजा खोलना सीखा, अब आगे? दूसरा हफ्ता है रिकॉग्नाइजिंग, एडमिटिंग और सरेंडरिंग। पहचानना, स्वीकार करना और समर्पित करना। हाँ, उस भावना या सोच को जिसे आप बदलना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। आपको खुद से पूछना होता है वो कौन सी भावना है जिसका मैं आदी हो चुका हूँ। गुस्सा, डर, अपराध बोध। फिर उसे बिना किसी बहाने के स्वीकार करना होता है और अंत में उसे एक बड़ी शक्ति, आप उसे यूनिवर्स कहें या क्वांटम फील्ड, उसको समर्पित कर देना होता है, ये मानते हुए कि वो शक्ति इसे आपसे बेहतर तरीके से सुलझा सकती है। ये मुश्किल लगता है। तीसरे हफ्ते में क्या होता है? को पहचान चुके हैं तो आप उसे एक ऑब्जर्वर या गवाह बनकर देखते हैं। मतलब उससे जुड़ना नहीं है, बस देखना है। बिल्कुल। आप वो प्रोग्राम नहीं है, आप उस प्रोग्राम को देखने वाली चेतना है। जब भी वो पुरानी आदत सिर उठाए, आप उसे देखते हैं और खुद को याद दिलाते हैं, ये वो पुराना मैं हूँ, ये मेरा भविष्य नहीं है। अच्छा। ऐसा करके आप उस न्यूरल सर्किट को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और आखिर में चौथा हफ्ता, जो सबसे रोमांचक लगता है, क्रिएटिंग और रिहर्सिंग। बिल्कुल, यहाँ असली जादू शुरू होता है। यहाँ सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस भविष्य को महसूस करना है। महसूस करना है। हाँ, आपको खुद से सवाल पूछने हैं। वो नया इंसान जिसे मैं बनना चाहता हूँ, वो सुबह कैसे उठेगा, वो ट्रैफिक में कैसे रिएक्ट करेगा, वो अपने परिवार से कैसे बात करेगा। ओके, बहुत स्पेसिफिक। हाँ, फिर उस नए भविष्य के अनुभव को इतनी शिद्दत और भावना से जीना है कि शरीर और दिमाग को यकीन हो जाए कि ये भविष्य अभी इसी पल की सच्चाई है। किताब में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, डॉक्टर डिस्पेंजा अपनी बेटी का एक प्यारा उदाहरण देती हैं। वो इटली में गर्मियों की नौकरी करना चाहती थी। उसने सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि हर रोज ध्यान में वो उस लड़की की तरह जीने लगी जिसे वो नौकरी मिल चुकी थी। वो इटालियन सीखने लगी, वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ने लगी और उस नौकरी को पाने की खुशी महसूस करने लगी। और फिर एक अप्रत्याशित तरीके से, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अवसर खुद उसके पास चल कर आया। वाह!
तो अगर इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बातें मतलब की टेक अवे समझनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 5 सबसे बड़े सबक हैं। पहला और सबसे जरूरी, बदलाव की असली लड़ाई आपके दिमाग से नहीं, आपके शरीर से है। शरीर से? हाँ, आपको सिर्फ अपनी सोच नहीं बदलनी, बल्कि अपने शरीर को एक नई भावना का आदी बनाना है। ओके, दूसरा? ये आपके अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। एक टूल है? बिल्कुल। चौथा, आप कल्पना और हकीकत में फर्क किए बिना अपने दिमाग और शरीर को बदल सकते हैं। मेंटल रिहर्सल एक बहुत शक्तिशाली टूल है। और पांचवा? और पांचवा, जो शायद सबसे खूबसूरत है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, रचनात्मकता की सबसे ऊंची अवस्था है। कृतज्ञता? वो कैसे? जब आप किसी घटना के होने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये संकेत भेजते हैं कि वो चीज़ पहले ही हो चुकी है और यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बहुत गहरा है। संक्षेप में ये किताब हमें अपने अतीत का कैदी या अपने जीन्स का गुलाम होने की सोच से आजाद करती है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की क्षमता देती है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में किसी एक ऐसी भावना को चुनना हो जिसे आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, तो वो क्या होगी? क्या वो कृतज्ञता, प्रेम या आनंद है, या वो तनाव, अपराध बोध या डर है? और जरा सोचिए कि क्या होगा अगर हर कोई हर सुबह उठकर ये तय करे कि किसी बाहरी कारण का इंतजार किए बिना बस खुद को कृतज्ञ या आनंदित महसूस कराया जाए। हाँ, उस भविष्य के प्रति प्रेम महसूस किया जाए जिसे हम बनाना चाहते हैं, बजाय उस अतीत के दर्द के जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव किसी की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल। इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए और बनाते रहिए।